अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं हमारे दोस्त डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Always a pleasure, Arzu ji. As you said, it's a family show. Thank you so much. बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि एक बड़ा आपके यहाँ शोर मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है यूजीसी को लेकर। कोई नए रूल्स आए हैं, तो ये क्या हो रहा है और ये इतना इसके ऊपर शोर क्यों है? देखिए ये वाकई में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था, और चूंकि मैं अच्छा आपको पता ही है कि मैं अपनी किताब खत्म कर रहा था और आज तो ऑलमोस्ट वो खत्म हो गई है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये बस थोड़े से फॉर्मेटिंग का वर्क बचा है, तो मैं इसको देख नहीं पाया था। तो आज मुझे कई मैसेज आ रहे थे कि आप इस पर कुछ बोलें, तो मैंने कहा चलिए आज कुछ बोलता हूँ। मैंने अपना एक शो भी किया, फिर आपके साथ भी ये हो गया, तो एक अच्छी चीज़ है। देखिए ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने एक रेगुलेशन बनाया जो 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। ठीक है ना। अब समाज में ये कहा जा रहा है कि ये जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन एक पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट में है, सवर्णों के अगेंस्ट। सवर्ण मतलब उच्च कास्ट जो है भारतवर्ष में, उसके अगेंस्ट में। जैसे आपको पता है मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरे अगेंस्ट में ऐसा इसको कहा गया है, और कि सरकार ने जानबूझ के किया है, और सरकार जो है वो विरोधी है एक तरीके से सवर्णों की। एक मिनट पॉज कर लीजिए प्लीज ना मैम। हेलो। तो ये समाज में ये एक भ्रांति फैली हुई है कि ये जो है गवर्नमेंट जो है वो सवर्णों के अगेंस्ट में है, और गवर्नमेंट ने ये जो है वो जानबूझ के किया है। देखिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यूनिवर्सिटी में, और चूंकि भारत जिस संक्रमण काल से गुजर रहा है, भारत इज गोइंग थ्रू अ जेस्टेशन पीरियड। जो पिछले 100 साल की नैरेटिव है, भारत उससे अब उभरता हुआ दिख रहा है। वो अपनी पहचान को वापस पाने के लिए संघर्षरत है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये वो जगह है जहां से दिमागों का या जो सोच है उसका निर्माण होता है। ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। इट्स अ प्लेस टू कंस्ट्रक्ट, क्रिएट एंड कॉन्स्टिट्यूट आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब मोदी सरकार आई थी शुरू शुरू में, तो बीजेपी को ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी कि ये सवर्णों की सरकार है और ये पिछड़ों की विरोधी है, और इस वजह से सब डेमोक्रेसी के डायनामिक्स हैं, चूंकि ये सब अलाउड रहता है। तो उसको देखते हुए कुछ एक यूनिवर्सिटी में जो थे 2-3 ऐसे डेथ इश्यूज, कुछ सुसाइड किया था बच्चों ने, उसको ये रंग दिया गया कि ये यूनिवर्सिटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी गई कि यूनिवर्सिटी में ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर के, वो जो है वो एक तरीके से उसको रोके जाना चाहिए, उसकी रोकथाम की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी भी लंबित है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। 2012 का यूजीसी रेगुलेशन था इसके ऊपर, जो कि डिस्क्रिमिनेशन यूनिवर्सिटी के अंदर होने पर उसकी रोकथाम करता था। अब उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उनका एक एम्बिशन है कि वो इक्विटी और इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे। इस इक्विटी और इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए यूजीसी को, पहली बात तो ये लोगों को समझना चाहिए कि सरकार ने ये लॉ नहीं बनाया है, ये यूजीसी ने बनाया है। ये कोई पार्लियामेंट से पारित लॉ नहीं है, ये यूजीसी की अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए यूजीसी एक्ट के अंदर में सेकेंडरी लेजिस्लेशन है, ठीक है ना, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है। तो अब ये जो लॉ बनाया गया, इनका पर्पस ये है कि इंक्लूसिविटी और इक्विटी को प्रमोट किया जाए। उसके लिए इस जो रेगुलेशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो पहले डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। उसके बाद ये डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट में, उसको वो कहता है स्टेक होल्डर्स, कि कौन वो लोग हैं जिनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको जो कि इस रेगुलेशन के मातहत होंगे या जो इस रेगुलेशन के दायरे में आएंगे, उनको स्टेक होल्डर कहा गया। स्टेक होल्डर कौन कौन है? स्टेक होल्डर है आपका
स्टूडेंट का, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का फैकल्टी स्टाफ, यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर स्टाफ और जो उसके एम्प्लॉइज हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं एक कैटरर हूँ, यूनिवर्सिटी में खाना लेकर के आता हूँ और मैं एक ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरे खाने को यूनिवर्सिटी लेने से मना कर देती है कि हम ब्राह्मण से नहीं लेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो ये इसके दायरे में नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का। लेकिन सर क्या समाज में जो डर है इसको लेकर, इस नए रूल्स को लेकर, क्या आपको लगता है वो सही है, या लोगों ने बस अपनी तरफ से बिना समझे ही या बिना अंडरस्टैंड किए ही यही समझ लिया है कि कुछ गलती है? नहीं, वही मैं आपको समझा रहा था, जब तक वो लॉ नहीं समझेंगे तब तक वो इस तरीके की भावनाओं में रहेंगे। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाले लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है। अब इसको लागू करने के लिए एक जो है कमिटी बनाई गई है, इक्विटी कमिटी करके नाम है शायद उसका, अगर मैं गलत नहीं हूं। मैं आपको देख करके भी बता सकता हूं कि उस कमिटी का नाम क्या है। उस द कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमिटी, ठीक है ना। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है जो कि हर यूनिवर्सिटी में बनना चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के अंदर में एक इक्विटी कमिटी बनेगी। अब इस इक्विटी कमिटी के मेंबर कौन होंगे ये सुन लीजिए, कौन कौन होंगे ये बहुत जरूरी है। इसके मेंबर हैं, नंबर 1 हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो चेयरपर्सन यानी जो वाइस चांसलर होगा नॉर्मली, वो इसका चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो, वो उसका तो किसी भी कास्ट रिलीजन उसका हो सकता है। 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द एचओई, इनका भी ये नहीं बताया कि ये फलाना कास्ट से होने चाहिए, ये कि 3 होने चाहिए प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर होने चाहिए। 1 स्टाफ मेंबर यानी कि नॉन टीचिंग का होना चाहिए अदर देन अ टीचर, और उसके बाद 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सिविल सोसाइटी एज अ मेंबर आने चाहिए। उसके बाद 2 स्टूडेंट होने चाहिए जो स्पेशल इनवाइटी होने चाहिए, और इसके बाद ये जो कोऑर्डिनेटर होगा वो एक्स मेंबर सेक्रेटरी होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखिए कि टोटल मेंबर कितने बन सकते हैं। एक हेड है जो कि एक ऑफिशियल चेयरपर्सन है, 3 प्रोफेसर है यानी 4 हो गया टोटल से, एक स्टाफ मेंबर है यानी 5 हो गया, उसके बाद 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिविल सोसाइटी 7 हो गया, उसके बाद द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल एक्ट एज, और जो कोऑर्डिनेटर 8 हो गया, और अगर बच्चों को भी ले लीजिए जो स्पेशल नॉमिनी है, स्पेशल इनवाइटी है, वो 10 हो गए। तो इन 10 लोगों की ये कमिटी बनेगी। अब उसके बाद ये कहते हैं कि द कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड विमेन। तो अब मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि ये जो 10 मेंबर की कमिटी बन रही है या 9 मेंबर की भी कमिटी बन रही है, वो जो उसमें जो होंगे उसमें बैकवर्ड क्लास का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, शेड्यूल्ड कास्ट का, पर्सन विद द डिसेबिलिटीज और वुमेन का कंपल्सरी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अब ये कितने हो गए? अदर बैकवर्ड क्लास का मान लीजिए 1 हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1 हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट 1 हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब 1 हो गया, विमेन 1 होगी। तो विमेन तो फॉरवर्ड कास्ट की भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो SC ST हो। उसी तरीके से पर्सन विद द डिसेबिलिटी भी जो है वो फॉरवर्ड कास्ट का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब क्या कहते हैं बैकवर्ड क्लास हो या शेड्यूल्ड कास्ट हो या शेड्यूल्ड ट्राइब हो या किसी और चीज से हो, वो तो वो किसी भी रिलीजन से भी आ सकता है। तो इसलिए ये जो है ऐसा नहीं है कि जो अपर कास्ट है उनको कोई पोजीशन नहीं मिली है कमिटी में, ऐसा नहीं है। 10 में से आप 4 या 5 भी अगर बना देते हैं मतलब बैकवर्ड क्लास और दूसरी कमिटी से, तो भी आपके पास है इनफ मेंबर उनको बैलेंस करने के लिए, जो कि इस तरीके की अगर कोई अब्यूज कल को होता है, किसी के अगेंस्ट में झूठा आरोप लग जाता है, तो उसको वो टैकल कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज जो सबसे डेंजरस मुझे लगी, उसको उन्होंने कहा है कि क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। डिस्क्रिमिनेशन का क्रिमिनलाइजेशन में पहली बार सुन रहा हूं अपनी लाइफ में। ये बहुत ही पुअर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है कि डिस्क्रिमिनेशन का क्रिमिनलाइजेशन कैसे। जैसे मैं प्रोफेसर हूं, मेरा वाइस चांसलर मुझे नहीं पसंद करते, मेरे यहाँ तो वाकई में नहीं पसंद करते मुझे, तो वो एक पर्टिकुलर फैकल्टी को सारी वो देते हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। अब मैं उनसे नाराज हूं तो मैं जाके पुलिस में चला जाऊंगा। ये तो आपके यहाँ भी होता होगा भाई, जब आप कहीं काम करती होंगी, जो आपको नहीं पसंद करते होंगे, वो ज्यादा अच्छे असाइनमेंट या कोई अच्छा इंटरव्यू है वो आपको ना देके किसी और को दे रहे, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है। इसको आप क्रिमिनल, इसके लिए पुलिस में चली जाएंगी आप। ये बेवकूफी है, इसका पुलिस से लेना देना नहीं हो सकता। इसको आप, ये एक सिविल मैटर है, एक सिविल डिस्प्यूट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिजोल्यूशन करना चाहिए।
तो पॉइंट ये है कि अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा कंप्लेंट लेके आया है और वो उसका अपना ये है कि मेरा कंप्लेंट हो रहा है, वो तो ब्राह्मण बच्चा भी कंप्लेंट लेके जा सकता है और मुस्लिम बच्चा भी लेके जा सकता है और वो भी लेके जा सकता है। क्योंकि ये जो इसमें जो ये है जो लॉ है वो ये डिस्क्रिमिनेशन तभी इसके अंदर आएगा जब वो सिर्फ और सिर्फ या तो रिलीजन या तो कास्ट या इसके काउंट पे हो। यदि कोई और कारण है डिस्क्रिमिनेशन के तो वो फिर इसके अंदर नहीं आएंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये एक्ट में कोई शक नहीं कि इसका अब्यूज पॉसिबल है, इसमें बहुत सारी खमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये गलत नीयत से बनाया गया, मैं इसको नहीं मानता। ये एंटी सवर्ण है, मैं इसको नहीं मानता। समझ रही हैं आप? ये एक शो करता है कि कैसे जो यूजीसी के स्टाफ मेंबर जिनको ये जिम्मेदारी दी गई होगी, उन्होंने एआई में डाल के तुरंत एक वो बना दिया, जिसे कह लीजिए चैट जीपीटी या कुछ का यूज करके एक रेगुलेशन जल्दबाजी में बना, ताकि वो उनसे पूछा गया भाई कि प्रधानमंत्री जी का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ जरा दिखाई, या सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला होगा अपडेट कि भैया यूजीसी आपने जो 2012 वाला रूल था उसको चेंज करने के लिए क्या बनाया, तो उन्होंने उसको खाली करने के लिए, पूरा करने के लिए खाना पूर्ति करके ये लॉ बना दिया। इट्स अ पुअर ड्राफ्टिंग अनडाउटेडली, इस पे सोचा नहीं गया है। इसमें कई तरीके के सेफगार्ड्स होने चाहिए जो लॉ में होने चाहिए। तो ये वापस होगा आपके ख्याल से, या ये इस लॉ को वापस भी लिया जा सकेगा, या आपको लगता है नहीं अब आ गया है तो आ गया है? नहीं, देखिए चूंकि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये कोई पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको अमेंड कर सकते हैं। जो यूजीसी एक्ट में ये पावर होगा, इसी लॉ को वो अमेंड कर दे, जो कमियां हैं वो ठीक कर लें। समझ रही है ना? पूरे लॉ को वापस लेने की जरूरत नहीं। जैसे वो कह दे कि 10 मेंबर हैं तो भाई कम से कम 4 मेंबर जो है वो बैकवर्ड क्लास, SC ST और इससे आना चाहिए, बाकी के 6 जो है वो ओपन समाज से आने चाहिए। वो ओपन मतलब कि वो फिर इनमें से ना आए, बाकी 6 आप किसी को भी ले ले, वुमेन रख लें और भी कोई रख ले, इस तरीके के सेफगार्ड्स आप डाल सकते हैं उसमें। दूसरा, क्रिमिनलाइजेशन की, पुलिस में जाएगा डिस्क्रिमिनेशन का कंप्लेंट, ये एकदम खत्म करें। ये तो इसको वेपनाइजेशन करना होता है। ये लोगों ने पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया तो, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल एड सर्विसेज, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आदू जी एक मिनट इसको वो कर लीजिए ना प्लीज। अच्छा, लास्ट में ये जरूर है कि जो मतलब सरकार है, क्या वो इसको समझ नहीं पाई या जल्दबाजी में कर गई, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे? तो सर, जो गवर्नमेंट है वो यहाँ कहाँ नजर आती है आपको? देखिए, एक बात तो तय कि गवर्नमेंट की नीयत है कि वो एंटी कास्ट है या वो विरोधी है किसी भी प्रकार के सवर्ण समाज की, मैं नहीं मानता इसको, ये गलत है। देखिए, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मैं रिजर्वेशन का समर्थन करता हूं और मैं मेरिट को भी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता। मेरिट भी जो है वो खरीदी और बेची जा सकती है, इसलिए समाज में कई बार आपको अफर्मेटिव एक्शन लेने, जैसे मान लीजिए आरजू जी, आप कहीं जाए, बच्चे होते हैं अमीर घरों के, वो कोचिंग जा रहे होते हैं, स्पेशल स्कूल होते हैं उनके लिए जहां पे वो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, और एक वो बच्चा जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो कहां से, स्कूल भी बड़ी मुश्किल से जा रहा है, स्कूल में आने के बाद से वो घर पे 4 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने माता पिता का सेवा कर रहा है, आप उसको क्या मेरिट में आप उससे वो कर लेंगे? तो इसलिए मैं मेरिट का बहुत ज्यादा वो नहीं हूं कि एक बच्चा है वो दिन रात खाली पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा है उसको पढ़ना भी और घर भी चलाना है, ये मेरिट के नाम पे आप उसको कहें कि दोनों में एग्जाम करवा लो और देखो कौन ज्यादा नंबर लाता है, ये बहुत लिमिटेड सोच है। अफर्मेटिव एक्शन होने चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। समाज के जो पिछड़े वर्ग है, हाँ, वो पिछड़ा वर्ग डिटरमाइन कैसे होगा, यानी कौन पिछड़ा है और कौन पिछड़ा नहीं है, इसका आप नियम इसको कैसे तय करेंगे, ये एक नियमावली बन सकती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बार बार कास्ट के ऊपर चला जाता है, कई केस लॉज भी उस पे हुए हैं जिसमें ये डिटरमाइन किया गया कि क्या कास्ट ही क्लास बन सकता है या कास्ट ही क्लास बन सकता है। ये अब मैं उस पे उतना लॉ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 16 के ऊपर ये सब मुकदमे आए थे, जिसमें ये पूछा गया कि 16(1) और 16(4) के बीच में क्या संबंध है। खैर, मैं आपसे यही बात आपसे बोल रहा हूं कि मुझे सरकार की मंशा गलत नहीं लगती। ये सरकार का तो है भी नहीं कुछ लेना देना, ये यूजीसी ने बनाया है, तो यूजीसी वालों से पूछिए ऐसा लॉ क्यों बना है। जो 3 चीजें इसमें आपत्तिजनक है मेरे हिसाब से ऑन द प्राइमा फेसी, नंबर 1 कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत डेंजरस है। पुलिस को डाल देना ये बहुत डेंजरस है, ये तो बहुत परेशानी क्रिएट करेगा। अगर आपको कोई बच्चा सेंसिटिव है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, तो आप वहां पे एक साइकेट्रिस्ट सेल बनाएं
और उस सेल को वो कहें इस तरीके के केसेस को वो करे, लेकिन ये पुलिस में डाल देना, वेपनाइजेशन कर देना, क्रिमिनलाइजेशन कर देना, इस तरीके के लेकिन पेरेंट्स ये भी तो पसंद नहीं करते कि आप जैसे साइकेट्रिक केस कह रहे हैं, तो वो भी तो लोग पसंद नहीं करते कि उनको कहा जाए। मैं साइकेट्री पागल वाला नहीं कह रहा हूँ, काउंसलिंग सेंटर नहीं, वो तो मुझे भी पता है, मैं भी वही बात कर रही हूँ, काउंसलिंग सेंटर होते हैं, लेकिन कितने लोग जाते हैं उसमें, या कितने लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन आप पुलिस में तो नहीं जाइएगा ना, पुलिस का तो आप भाई कुछ भी कहीं भी चला जाए, क्रिमिनलाइजेशन बहुत बड़ी चीज हो जाएगी भाई। और क्या ऑफेंस, मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ऑफेंस क्या करोगे कि मेरे साथ मुझे ना देके किसी और को दिया है। वो कह देगा भाई मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि आप अच्छा पढ़ाते नहीं हो, तो कह रहा है ये मैं नहीं अच्छा पढ़ाता, इसको कैसे तय कीजिएगा। आज ही मैं क्लास में लेक्चर दे रहा था, बच्चे बोल रहे थे कि सर स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। मैंने कहा भाई जिसको तुम अच्छा टीचर समझ रहे हो सकता है उसको कुछ ना आता हो, और जो वाकई में अच्छा टीचर है उसको तुम घटिया समझ रहे हो, ये कैसे तय कीजिएगा। तो पॉइंट ये है आरजू जी कि मुझे इसको जितना समाज में जिस तरीके से इसको प्रचारित किया गया वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस लॉ में सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं है, मगर क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है? कतई नहीं है। कई लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी का कोई बिहार में भाषण था उसको सुन लो। भाई मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं पर मेरी नीयत गलत नहीं। प्रधानमंत्री जी की नीयत पे संदेह करना अपने आप पे संदेह करने के बराबर है। तो मैं इसमें प्रधानमंत्री जी का या सरकार का या कोई एक एजेंडा देखता हूं, ये कतई नहीं है। ये यूजीसी की जल्दबाजी का नतीजा है। यही होता है जब आप एग्जीक्यूटिव को लॉ बनाने की पावर दे देते हैं, खासकर इंस्टीट्यूशंस को, तो वो जल्दबाजी में इस तरीके के लॉ बनाते हैं, खासकर जबकि उनको समझ भी नहीं थी। ये लॉ उनको जो है वो पहले मैंने सुना कि जो पुराना ड्राफ्ट था उसमें कुछ सेफ गार्ड थे, उन सेफ गार्ड्स को बाद में निकाल दिया गया। मेरे ख्याल से वो सेफ गार्ड वापस से लिए जाएंगे, ये ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस पर रोक लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया है। बट ऑल इन ऑल मैं जो कहना चाहता था, जितना समाज ने इसका हुआ बनाया है उसमें कुछ बात सच भी है, लेकिन ये एंटी ब्राह्मण, एंटी कास्ट, एंटी ये नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है। एक ब्राह्मण भी जाके कंप्लेंट करके वो किसी को भी फंसा सकता है। ऐसा नहीं है उच्च कास्ट वाला लो कास्ट को फंसा सकता है, लो कास्ट वाला उच्च कास्ट को फंसा सकता है, हिंदू मुसलमान को फंसा सकता है, मुसलमान हिंदू को फंसा सकता है, क्रिश्चियन जो है मुसलमान को फंसा सकता है, क्रिश्चियन जो है वो बुद्ध को फंसा, कोई किसी को भी फंसा सकता है इसमें, अगर इसका क्रिमिनलाइजेशन किया। फिर तो ये सर सही चीज नहीं है। अगर हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर सकता है, एक दूसरे को फंसा सकता है, तो फिर तो ये ज्यादा नुकसान ही पहुंचाएगा, क्योंकि ये तो ह्यूमन नेचर है कि एक दूसरे को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, फायदा कम देते हैं। आरजू जी ये आपको भी पता है, आप तो पत्रकार हैं, मुझसे अच्छे समझती हैं। लोग झूठे केसेस डाल देते हैं पुलिस में फंसाने के लिए, तो क्या कीजिएगा? कोर्ट और पुलिस या वो जिस लॉ में वो डाला है वो बंद कर दीजिएगा। तो लोगों की गलती है ना, झूठे केस लगा के फंसा देते। क्या आप क्या पे नहीं हो रहा है ब्लास्फेमी के झूठे चार्जेस लगा देते हो रहे। तो ये आर्गुमेंट नहीं लिया जा सकता कि चूंकि इसका उपयोग हो सकता है। हाँ, आप सेफगार्ड डालें, उसमें हर चीज का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन उसको आप इतना सेफगार्ड करें कि वो एक लिमिट तक ही किसी को हार्म करे। वो तो जैसे पुलिस को बना देना, वो लीगल अथॉरिटीज को ला देना, अरे भाई ऑलरेडी उसके पास अगर नहीं है तो 232 में जाए ना, 226 में जाए ना, वो सुप्रीम हाई कोर्ट में, 32 में सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। उसके बाद बहुत सारे वेन्यूज हैं, लीगल स्टेट अथॉरिटी से आप अगर उसको बार बार पे बोलेगा कि जाके वकीलों से सलाह लेके आओ, उसको तो भाई वाट लगा देनी है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर हेल्दी रखना चाहिए, और जिनके ऐसे कंसर्न्स हैं बिल्कुल ये सेल होना चाहिए, इक्विटी सेल बनाइए, उसमें लोगों को बैठाइए और कुछ सेफगार्ड डाल करके इसको कंटिन्यू कीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। अभी और इसके बारे में तो बहुत बुरा है, लेकिन इसमें सेफगार्ड डाल के इसको बनाया जा सकता है। पर इसमें कोई मंशा ये नहीं है कि किसी कास्ट को फंसाना है और किसी कास्ट को नहीं फंसाना है, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे पढ़ने के बाद ऐसा कोई इल मोटिव नहीं दिखा, कोई मुझे दुर्भाव नहीं दिखा, जो कोई मुझे वैमनस्यता नहीं दिखी। जो मुझे दिखी वो थी पुअर ड्राफ्टिंग, और शायद अगर कुछ लोगों ने ये हटाया है कि केस कोई फाइल करेगा, ये करेगा, तो वो एक डेट्रीमेंट हो सकता था कि भाई लोग जाए ना डर के मारे कि भैया ये केस तो है, तो इसलिए वो हटा लिया गया होगा। लेकिन हाँ, इस लॉ में बहुत कमियां हैं, इसको सुधारे जाने की आवश्यकता है। मगर ये लॉ किसी को फंसाने के इरादे से नहीं बनाया गया है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी के ऊपर आक्षेप लगा देना ये बहुत गलत बात है, या पूरी सरकार को इसके लिए घेर लेना ये बहुत गलत बात है। सरकार को शायद पता भी न चला हो यूजीसी ने ये लॉ बनाया है। बिल्कुल, लेकिन लोगों में डेफिनेटली आप जैसे शोज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों में अवेयरनेस भी मेरे ख्याल है कि ये शोज जो है वो क्रिएट करते हैं, लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है।
क्योंकि ये भी बहुत जरूरी हो सकता है बहुत से लोगों को इस बारे में, जैसे आप बता रहे हैं, वो उतना सही से वो उसको समझ ना पा रहे हो, इसलिए भी वो कई बार उनको लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया या किसी और इदारे ने ऐसा कर दिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और यकीनन हमें इस तरह के टॉपिक्स भी जो है रेगुलर बेसिस पे करते रहने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी।